दोस्तों, ये कहानी आज से कई साल पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन कहानी के वाकयात और अल्फाज को सुनकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आज की बात हो रही है। कोई भी कहानी लिखने वाला सब कुछ अपनी जहन से इख्तिरा नहीं कर सकता। वो हमेशा बाहरी जिंदगी और हकीकत से इंस्पिरेशन लेता है। इतने साल पुरानी कहानी सुनकर भी अगर ऐसा लगे कि ये वाकयात बिल्कुल आजकल के हैं और फिर भी किसी के जहन में कोई शक बाकी रह जाए तो क्या किया जा सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। डॉक्टर जैदी ने कहा था कि मुराद को 1.5 घंटे तक होश आ जाएगा। खून बहुत बह चुका था। उसके ग्रुप का खून उसे चढ़ा दिया गया था। ताबानी का खून खौल रहा था। वो गॉडफादर हाशिम से बोली, अंकल, मेरे मुराद का खून बहाने वाले जिंदा नहीं रहेंगे और दुर्दाना को तो कल किसी तरह भी हलफ उठाने नहीं दूंगी। डॉक्टर ने कहा, बेटी जोश में ना आओ, ये भी तो सोचो कि हमें गिरफ्तार करवाने वाले के लिए मुराद ने भी नादानी की है। उसने इतनी बड़ी बात क्यों मान ली कि उसके बाजू का ऑपरेशन किया जाए और जासूस आला लगाया जाए। ताबानी बोली, मैं मुराद से भी नाराज रहूंगी, उसे गलतियों का एहसास दिलाकर अपनी राह पर चलाऊंगी, लेकिन अभी इसे होश आने के बाद दुश्मनों से इंतकाम लेने जाऊंगी। डॉक्टर जैदी ने कहा, कहाँ जाओगी? तुम सोच भी नहीं सकती कि उनके हाथ से मुराद के निकल जाने के बाद दुर्दाना बेगम के अतराफ कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजामात होंगे। ताबानी बोली, उसके महल से असेंबली तक कहीं तो मौका मिलेगा। डॉक्टर जैदी ने कहा, मौका मिलेगा, तुम उसे गोली मारोगी और गार्ड्स तुम्हें मार डालेंगे। अपनी जहानत और दलेरी को सिर्फ एक दुर्दाना के लिए खत्म करोगी। क्या इस वक्त ये समझने के काबिल हो कि गुस्सा हमेशा जहानत को कुचल देता है? वो होंठों को सख्ती से भेंच कर खामोश रही। हाशिम ने कहा, तुम इतनी जिद्दी हो कि समझाने से भी नहीं समझोगी। ठीक है, न समझो। अपनी अम्मी यानी डॉक्टर आमना के हुक्म को भी भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ मेरे मशवरे के मुताबिक काम करना चाहिए। मुझे भी दुश्मन समझो और अपनी अम्मी को भी, फिर जो जी में आता है कर गुजरो। वो सर झुकाकर बोली, सॉरी अंकल, मैं अम्मी की ये बात भूल गई कि मुझे आपके मशवरे के मुताबिक कोई भी कदम उठाना है। अम्मी मेरे लिए देवी का दर्जा रखती हैं। हाशिम ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, शाबाश बेटी, यही आजमाइश का वक्त होता है और ऐसे ही वक्त दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। हम हार मान कर बैठे हुए नहीं हैं। हमने तय कर लिया है कि दुर्दाना कांटों पर चलकर हुकूमत करेगी और चल नहीं सकेगी, 2 ही कदमों में गिर पड़ेगी। मुराद को होश आने लगा। हाशिम ने कहा, मुराद से भी मोहब्बत से पेश आना, गुस्सा दिखाने से फायदा नहीं होगा, इसे मोहब्बत से हमारी तरफ माइल करो। हाशिम वहां से चला गया। वो रफ्ता रफ्ता होश में आ गया। उसने बिस्तर के सिरे पर ताबानी को देखकर कहा, तुमने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा? ताबानी कहाँ है? वो बोली, तुमने जेल के सामने मुझे गले लगाकर भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारी ताबानी हूँ? क्या चेहरा बदलने से मोहब्बत के वो जज्बात और एहसासात भी बदल जाते हैं जिनके जरिए मर्द अपनी औरत को छू कर पहचान करता है? मुराद बोला, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। कई बार कहा था कि तुम ताबानी हो, मगर तुम बातें बनाकर और एक अजनबी औरत की एक्टिंग करते हुए मुझे झुठलाती रही। अब एतराफ कर रही हो। वो बोली, इसलिए कि तुम्हारे बाजू से जासूस आला निकाल दिया है। उसने चौंक कर सर उठाकर अपने बाजू को देखा। जख्म से टीसें उठने लगी। वो कराहने लगा। ताबानी ने कहा, आराम से लेटे रहो। 24 घंटे के अंदर 2 बार तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, एक बार जेल में और दूसरी बार यहाँ। तुम्हारा इतना खून बह चुका है कि मेरी आंखों में खून उतर आया है। मैं अंकल हाशिम के समझाने से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना जासूस आला छुपाने वालों के जिस्मों से तमाम खून निचोड़ कर रख देती। मुराद ने कहा, गुस्सा न करो, उन्होंने मेरी मर्जी से ऐसा किया है। ताबानी बोली, ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती? इस आले के जरिए हम सबको गिरफ्तार करवाना चाहते थे। मुराद बोला, मैं सिर्फ तुम्हें अंकल इकराम शाह के पास ले जाना चाहता था। ताबानी बोली, बच्चों जैसी बातें न करो। पिंडी से यहाँ तक हमारे दरमियान अंकल हाशिम के सिलसिले में भी बहुत सी बातें हुई और दुश्मन ऐसी मालूमात से फायदा उठाते हैं। मैं जिस खुफिया अड्डे में तुम्हें लाई हूँ वो यहाँ भी पहुँच जाते। मैं दुर्दाना के खिलाफ बातें करती रहती, वो लोग सुनते रहते, मेरी प्लानिंग भी मालूम कर लेते। मुराद ने कहा, मैं किसी अंकल हाशिम को नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती हम वहाँ कितने महफूज रहेंगे। ताबानी बोली, अगर दुर्दाना बेगम हुकूमत बनाने वाली न होती तो इकराम शाह तुम्हें फांसी पाने से कैसे बचाता? जो हुक्मरान आते जाते रहते हैं उनका आर्जी सहारा क्यों लेते हो? मुराद ने कहा, क्या वो गॉडफादर हाशिम तुम्हें जिंदगी भर मुसीबतों से बचाता रहेगा? वो बोली, जिंदगी भर भगवान भी नहीं बचाता, वो हमें आजमाइशों में मुब्तला करता रहता है। हमें अपनी जहानत और हौसलों पर एतमाद करना चाहिए। वैसे अंकल हाशिम यहाँ के हुक्मरानों से ज्यादा पायदार हैं।
खुफिया हाथ उन्हें कई बार नुकसान पहुंचाता रहा। उनकी माफिया को 2 बार कुचल डाला, मगर वो फिर ताकत हासिल करके मुकाबले पर डटे हुए हैं। वो बोला, दुर्दाना बेगम, कोई और हुक्मरान हो या कोई गॉडफादर हो, हम तो उनके मोहरे बनने के लिए पैदा हुए हैं। एक दिन हमें मरना है और जब तक कोई हमें गोली नहीं मारता उस दिन तक हमें दहशतगर्दी के लिए किसी का भी आलाएकार बनकर रहना है। ताबानी ने कहा, क्या दुनिया में सब दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं? अगर नहीं तो अब तुम भी दहशतगर्द नहीं रहोगे। मैंने डॉक्टर अम्मी से जिंदगी देना और जिंदगी की हिफाजत करना सीखा है। अब मैं मारती नहीं, मसीहा बन जाती हूँ। तुम भी यही करोगे। हमारा होने वाला बच्चा फख्र से कह सकेगा कि उसके माँ बाप गुमराही से निकलकर आखिरी सांस तक मसीहाई करते रहे। वो उसकी बातें सुन रहा था और हैरानी से देख रहा था। बोला, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। जब मैं अस्पताल में था तो डॉक्टर आमना? वो बोली, अम्मी कहो। उसने जरा देर चुप रहकर उसे देखा, फिर कहा, अम्मी मेरा इलाज करती थीं और समझाती थीं कि मुझे अपने होने वाले बच्चे के लिए एक काबिल फख्र बाप बनना चाहिए। पता नहीं उनकी बातों और उनकी शख्सियत में क्या जादू है। मैं कायल हो गया था, लेकिन जेल में मेरे साथ ऐसा सुलूक किया गया था कि मैंने कसम खा ली, अगर जिंदगी रही तो जल्लाद बनकर जिंदगी गुजारूंगा। ताबानी बोली, ऐसे वक्त तुम्हारा इकराम शाह तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। काम तो ऐसे वक्त आना चाहिए कि इंसान पागल होकर शैतान न बने। डॉक्टर जैदी ने आकर मुराद से कहा, हेलो यंग मैन, कैसे हो? क्या तकलीफ महसूस कर रहे हो? वो बोला, हरकत करने से तकलीफ होती है। डॉक्टर ने कहा, फिलहाल हरकत न करो, आराम से सोने की कोशिश करो। 2-1 रोज में चलने फिरने और दौड़ने लगोगे। एक नर्स ट्रे में दवाएं और इंजेक्शन लेकर आई। उसने इंजेक्शन लगाया, खाने के लिए कैप्सूल दिए, फिर चली गई। डॉक्टर जैदी ने कहा, ताबानी इसे तन्हा रहने दो, अभी नींद आ जाएगी, कम ऑन मेरे साथ आओ। वो मुराद को प्यार से देखते हुए चली गई। दूसरे दिन हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। टीवी के जरिए पूरे मुल्क में नए हुक्मरान के खिलाफ उठाने का मंजर दिखाने का खुसूसी इंतजाम किया गया था। सुबह 6 बजे चीफ जस्टिस, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ और नेकबख्त को बारी बारी फोन मौसूल हुआ। फोन करने वाला हाशिम था। उसने कहा, जनाब आली, दुर्दाना बेगम ने असेंबली में अपनी पार्टी की अक्सरियत साबित करने के लिए कानून को, अदालत आलिया को और फौज को धोखा दिया है। आप दिन के 10 बजे असेंबली में तशरीफ लाएंगे तो चीफ जस्टिस के नाम दुर्दाना बेगम की पार्टी के 4 कामयाब सियासतदानों के तहरीरी खुतूत मिलेंगे। वो चारों दुर्दाना बेगम की पार्टी को और इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं। बेगम साहिबा ने 3 वोटों से असेंबली में बरतरी हासिल की थी। अब वो बरतरी हासिल नहीं रही, लिहाजा वो हुकूमत बनाने की मजाज नहीं रही। हाशिम से पूछा गया, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, मेरा नाम अवाम है। आज 10 बजे एक आम सा आदमी उन 4 सियासतदानों के खुतूत असेंबली के दरवाजे पर लाएगा। आप सब इस मुल्क के अकाबरीन हैं, लिहाजा हुक्म सादिर करें कि एक आम आदमी को असेंबली में आने से कोई न रोके। कहा गया, अवाम का नाम लेकर खुद को न छुपाओ। सच को सारी दुनिया सच कहेगी और तुम्हें इज्जत दी जाएगी। खुद आओ तो बेहतर होगा। हाशिम ने कहा, मुझे इज्जत आपसे नहीं अल्लाह ताला से मिल रही है। आप मेरी सूरत न देखें, सिर्फ सच्चाई को देखें और उसके मुताबिक अमल करें। उसने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। सुबह 6 बजे से पहले मैंने अम्मी को लंदन में, फिर अंकल हाशिम को पाकिस्तान में फोन करके बताया था कि खुफिया हाथ ने पाकिस्तान में अपनी कठपुतली हुकूमत बनाने के लिए कैप्टन अमीर हमजा और राजा नवाज को पता नहीं किस तरह रास्ते से हटा दिया है। लेकिन मैं ये साबित कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक अमीर हमजा और एक राजा नवाज नहीं है, और भी हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। ये जागते जाएंगे तो खुफिया हाथ से बेहतर सियासी हिकमत अमली से अपने मुल्क और अपनी कौम को इस्तेहकाम देते रहेंगे। मैंने भारत में रहकर अपनी हिकमत अमली से असेंबली में दुर्दाना बेगम की अक्सरियत खत्म कर दी है। वो कानून के मुताबिक हुकूमत बनाने के लिए हलफ नहीं उठा सकेगी। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि मैंने खुफिया हाथ से अपने उस्ताद मोहतरम अमीर हमजा का इंतकाम लिया है। मैंने अंकल हाशिम से कह दिया था कि इस्लामाबाद में रॉ का एक शख्स अंकल हाशिम के एक मोतमिद खास को उन 4 सियासतदानों की अपनी लिखी हुई तहरीरें ला कर देगा। वो चारों तहरीरें एक आम शख्स के जरिए असेंबली में पहुंचाई जाएं। खुफिया एजेंसी वाले उस आम शख्स का ताक़ुब करें, उसकी असलियत मालूम करें कि उसके रवाबित किससे हैं, तो उन्हें हमेशा यही मालूम होता रहेगा कि उस आम शख्स का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी या किसी खुफिया एजेंसी से नहीं है। अंकल हाशिम ने ताबानी से कहा, तुम गुस्से में अपनी जान का खतरा मोल लेने वाली थी, लेकिन हमारी बात मानकर सब्र किया। सब्र का फल अल्लाह ताला दे रहा है। तुम्हारे भाई फरमान ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान की दुश्मन रॉ को आलाकार बनाकर दुर्दाना बेगम को सियासी तौर पर कमजोर कर दिया है।
रॉ जैसे जहरीले सांप का जहर निकाल कर इस जहर को आबे हयात बना दिया है। दीदी को जब पता चला कि मैंने कैसी चाल चली है तो वो खुशी से उछल पड़ी। कहने लगी, जी चाहता है अभी भारत जाकर अपने भाई को कलेजे से लगाकर चूमती रहूं। अंकल हाशिम ने कहा, अभी तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। अपने मुराद को भी ये न बताओ कि फरमान के जरिए यहाँ की ऐसी बाजी पलट गई है। अभी दुश्मनों को हैरान और परेशान होने दो। सुबह 6 बजे के बाद दुर्दाना बेगम को ये धमाका खेज खबर मिली कि वो एक हुक्मरान की हैसियत से हलफ उठाने का फर्ज अंजाम नहीं दे सकेगी। आज उसे असेंबली पहुंचकर नेकबख्त के कामयाब सियासतदानों के मुकाबले में अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। इससे पहले जो अक्सरियत साबित की गई थी वो फ्रॉड थी और कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई थी। पहले तो दुर्दाना बेगम को यकीन नहीं आया कि दुर्दाना बेगम के 4 सियासतदान अचानक सियासी मंजर से कहां गायब हो गए हैं। उन्होंने खुतूत लिखे हैं या जबरन किसी ने लिखवाए हैं। वो चारों कहीं रूपोश हो गए हैं या उन्हें अगवा किया गया है। खुफिया हाथ की तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई थीं और ये मालूम करने की कोशिश कर रही थीं कि जब हमजा और राजा मौजूद नहीं हैं तो ऐसा किसने किया है। गॉडफादर हाशिम के बारे में ख्याल था कि वो तरह तरह की मुजरिमाना चालें चल सकता है, लेकिन सियासी चालबाजी में खुफिया हाथ से सबकत नहीं ले जा सकता। नेकबख्त से भी तवक्को नहीं थी कि सियासत के मैदान में खुफिया हाथ की कामयाबी और अटल फैसले को ललकारने की जुर्रत कर सकेगा। फिर भी उसने राब्ता करके पूछा, मिस्टर नेकबख्त, ये क्या हो रहा है? वो बोला, मैं दुर्दाना की सियासी तौहीन पर तो खुश हूँ, लेकिन हैरान भी हूँ कि ऐसा किसने किया है। खुफिया हाथ ने कहा, तुम बातें बना रहे हो। सीधी सी समझ में आने वाली बात है कि सिर्फ दुर्दाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी हरीफ थी। तुमने उसे नाकाम बनाने के लिए मुजरिमों का सहारा लिया, उसके 4 सियासतदानों को अगवा करवाया है। नेकबख्त ने कहा, मैं पहले भी आपके फैसलों को तस्लीम करता आया हूँ। आपने मुझे या दुर्दाना में से जिसको हुकूमत बनाने की इजाजत दी उसे हमने सर झुकाकर तस्लीम कर लिया। क्या मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं आपके फैसले को ललकार सकूं? 10 बजे तमाम सियासी पार्टी के जीतने वाले और हारने वाले मौजूद थे। चीफ जस्टिस और फौज के चंद आला अफसरान भी थे। एक शख्स शलवार कमीज पहने वहां आया। उसने एक बड़ा सा लिफाफा फौज के एक आला अफसर को दिया। आला अफसर ने उस आम शख्स से पूछा, तुम कौन हो और ये लिफाफा कहां से लाए हो? उसने जवाब दिया, मुझे 1 घंटा पहले फोन पर किसी ने कहा था कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने मुल्क और कौम की बेहतरी चाहते हो तो असेंबली की इमारत से 200 गज दूर सड़क के किनारे कौमी लिबास में जिनाह कैप पहने खड़े रहो। एक शख्स तुम्हें एक लिफाफा लाकर देगा, तुम उस लिफाफे को असेंबली में ले जाकर किसी फौजी अफसर को दे दो और वापस आ जाओ। उससे सवाल किया गया, तुमने लिफाफा देने वाले शख्स से ये नहीं पूछा कि उसे ये लिफाफा किसने दिया है? वो बोला, मैंने पूछा था। उसने जवाब दिया कि उसे भी फोन पर कहा गया कि असेंबली की इमारत से 400 गज दूर खड़े रहो। सच्चे पाकिस्तानी हो तो एक लिफाफा लेकर असेंबली की इमारत से 200 गज दूर खड़े हुए उस शख्स को जो कौमी लिबास और जिनाह कैप पहने होगा उसे दे दो। मुझे लिफाफा देने वाला भी कौमी लिबास और जिनाह कैप में था और उसे भी किसी तीसरे शख्स ने वो लिफाफा ला कर दिया था। अब अगर तीसरे शख्स से भी पूछा जाता तो वो भी वही जवाब देता कि उसे किसी चौथे शख्स ने वो लिफाफा दिया है। ये सुराग नहीं लगाया जा सकता था कि वो लिफाफा देने वाला असल शख्स कौन है। उस लिफाफे को चाक किया गया। पूरे असेंबली हॉल में खामोशी छा गई। पहले उसमें से एक खत निकाला गया। एक शख्स ने माइक के सामने खड़े होकर उसे पढ़ा। मोहतरम जनाब आला चीफ जस्टिस और बावकार हौसलामंद आर्मी अफसरान, ये निहायत अफसोस का मकाम है कि हमारे मुल्क में मुहिब वतन सियासतदानों का फुकदान है और जो मुहिबान वतन हैं उन्हें मुल्क की बागडोर संभालने का कभी मौका नहीं दिया जाता। जब भी कोई नई हुकूमत बनती है वो कौम को मायूस और मुल्क को कमजोर और बड़े मुमालिक का मोहताज बनाती जाती है। अवामी एहतजाज के बावजूद बड़े पुरस्कार तरीकों से इंतखाबात में धांधली करके करप्ट सियासतदानों को उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कयाम को 7 दिहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और करप्ट सियासतदान अब पूरी कौम को भी 3 वक्त की रोटियां हासिल करने के लिए करप्ट बनाते जा रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि 21वीं सदी में हमारा ये मुल्क दहशतगर्दों, तखरीबकारों और खतरनाक मुजरिमों का मस्कन बन जाएगा और ये कहते हुए शर्माएगी कि ये मुल्क के खुदादाद है। आइंदा करप्ट सियासतदानों को अवाम पर मुसल्लत होने से रोकने का यही एक तरीका रह गया है कि वो इंतखाबात में धांधली करने के बावजूद असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित न कर सकें। इसी सिलसिले में आज ये पहला कदम उठाया गया है। दुर्दाना बेगम ने धांधली से इंतखाबात जीत लिए।
کروڑوں روپے خرچ کر کے اور کسی نہ کسی شعبے کی وزارت دینے کا وعدہ کر کے جیتنے والے سیاستدانوں کو خرید کر اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کی۔ ان خریدے ہوئے 4 سیاستدانوں کے ضمیر جاگ گئے اور وہ سیاست سے علیحدہ رہنے کی تحریریں پیش کر کے اس ملک سے جا چکے ہیں۔ اس لفافے کے اندر دوسرے لفافے میں ان کی تحریریں موجود ہیں، مگر وہ خود نہیں ہیں، تاکہ ان پر کسی طرح کا سیاسی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ فقط راقم الحروف عوام۔ نیک بخت اور اس کی پارٹی کے سیاستدان بہت خوش نظر آ رہے تھے اور دردانہ بیگم اپنے سیاستدانوں کے ساتھ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دوسرے لفافے کو چاک کر کے ایک سیاستدان کا خط نکالا گیا۔ ایک شخص نے مائک کے سامنے آ کر اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، دردانہ بیگم، یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، لیکن میری یہ تحریر ہمارے وطن کے معزز اکابرین تک اسمبلی میں پہنچے گی۔ پہلے میں تمہیں محترمہ کہتا تھا، اب نہیں کہوں گا۔ تم ہو، نیک بخت ہو، یا ہر وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر جو اپنی بے انتہا دولت سے اسمبلی میں سیاستدانوں کو خریدتا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت نہ ہوتی اور خوبصورت بیٹیاں اور بہنیں ہوتی تو وہ بہنوں اور بیٹیوں کو پیش کر کے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتا۔ اس قوم کے بدعنوان رہنما اتنے گر چکے ہیں کہ انہیں محترم یا محترمہ کہنا سراسر وطن دشمنی ہوگی۔ یہ خط میں کسی کے دباؤ پر نہیں لکھ رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک شخص کسی بدعنوان سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ساتھ نہ دوں اور میری طرح دوسرے باضمیر سیاستدان بھی میری اس روایت پر چل پڑیں تو آئندہ ملک میں بھی کرپٹ حکمران اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ میں ایک نئی روایت ڈالنے جا رہا ہوں، اس امید پر کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو دنیا میں پاکستان جیسا نیک نام اور ترقی یافتہ ملک کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیک جذبے کو تقویت دیتا رہے، آمین۔ فقط راقم الحروف۔ پورے ہال میں گہری خاموشی رہی۔ دردانہ کی ناکامی پر نیک بخت اور اس کے ساتھیوں کو خوش ہو کر تالیاں بجانا چاہیے تھی، لیکن جو تحریریں پڑھی گئی تھیں اس میں نیک بخت کا نام بھی کرپٹ سیاستدانوں میں تھا۔ باقی 3 سیاستدانوں کے خطوط بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ ان سیاستدانوں نے ایک دوسرے سے مختلف الفاظ میں جو لکھا تھا ان سب کا متن یہی تھا کہ وہ محبان وطن سیاستدانوں کو حکمران بنانے کے لیے سیاست اور ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سیاستدانوں کو بھی ذاتی مفاد کے لیے اور ملک کی دولت لوٹنے کے لیے گھوڑے اور گدھے کی طرح خود کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب ایک باضمیر کی بیداری سے خود کو سچے مسلمان اور سچے پاکستانی ثابت کر دیں۔ ایک بار یہاں مثبت اور فعال حکومت بنے گی تو پھر کسی لٹیرے کی سیاست میں آنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس روز اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سلسلے میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی اخبارات کے مالکان، مدیران اور صحافیوں کو اسمبلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ 4 سیاستدانوں کے روپوش ہونے کی بات کو مختلف اخبارات اپنے نقطہ نظر سے شائع کریں گے اور مخالفانہ انداز میں بھی پاکستان کو بدنام کریں گے۔ تمام انفارمیشن میڈیا سے کہا گیا تھا کہ اسمبلی کی آج کی کارروائی پاکستان کی سابق منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے جاری کی جائے گی۔ تمام اخبارات والے سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ شام کے اخبارات اور زمیمے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ یہ حقیقت ایک کھلی کتاب کی طرح تھی کہ دردانہ بیگم کے 4 کامیاب سیاستدانوں نے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے۔ دردانہ بیگم کی اکثریت اسمبلی میں قائم نہ رہ سکی۔ دردانہ بیگم نے احتجاج کیا۔ وہ اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر چکی تھی، لہٰذا حلف برداری کی تقریب کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ اسے حکومت بنانے کی قانونی اجازت ملنی چاہیے۔ جن 4 سیاستدانوں نے اپنے اپنے حلقے سے سیاست چھوڑی ہے وہاں بعد میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں گے۔ نیک بخت نے کہا، ان 4 سیاستدانوں نے دردانہ بیگم کو کرپٹ سیاستدان کہہ کر پارٹی چھوڑی ہے، لہٰذا ان کا تعلق دردانہ بیگم کی پارٹی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی اخبار نے لکھا، پاکستان ایک غریب ملک ہے، دوبارہ انتخابات کروانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دردانہ بیگم کے حمایتی اخبارات نے لکھا، وہ 4 سیاستدان روپوش نہیں ہیں، نیک بخت نے انہیں قتل کروا دیا ہے۔ کسی ثبوت اور گواہ کے بغیر نیک بخت پر الزام عائد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا دردانہ بیگم اور نیک بخت مل کر مخلوط حکومت بنائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا یہاں کے سیاستدان اور عوام ڈنڈے سے سیدھے رہتے ہیں لہٰذا ملک کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ کوئی ملک کسی حکومت یا حکمران کے بغیر نہیں رہتا۔ پاکستان جیسے ملک کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اوپر ہی اوپر سے فیصلہ ہو گیا کہ جب تک کوئی معقول حکومت قائم نہیں ہوتی تب تک امریکہ سے ایک نگران وزیر اعظم امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کوئی امریکی یا یورپی نسل کا ہوتا تو زبردست احتجاج کیا جاتا، لیکن عوام کو طفل تسلیاں دینے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ آسانی سے سمجھا دیا گیا کہ امریکہ سے جو آ رہا ہے
وہ مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پاک وطن کی مٹی سے پرہیز کرتا آیا تھا۔ عوام کو یہ سوچنا اور سمجھنا نہیں آتا، خصوصاً پاکستانی عوام کو مذہب کے نام پر آسانی سے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی جاتی کہ جب پاکستان کے مسلمان سیاستدان امریکہ سے اجازت نامہ لے کر حکمران بنتے ہیں تو امریکہ سے آنے والا مسلمان کس حد تک امریکی مفادات کو ترجیح دے گا اور کس حد تک پاکستان کا حامی ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔